हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। ये पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, इसमें हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज़ डायपोल मोमेंट एंड सेकंड वन इज़ फेजेंस रूल। अगर हम एग्जाम पर्पज़ की बात करें तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डायपोल मोमेंट और फेजेंस रूल। फेजेंस रूल डायरेक्टली आपसे कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज़ फेजेंस रूल, लेकिन हाँ, फेजेंस रूल की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ से। और डायपोल मोमेंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में यूज़ होता ही है और एग्जाम में क्वेश्चंस भी इससे आते हैं। ठीक है, सो जैसा मैंने यहाँ लिख रखा है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स दो कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है, एक डायपोल मोमेंट को, दूसरा फेजेंस रूल को। डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि वो हमें क्या दिखाएगा? डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है डेबे, जिसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, और इसका एक जनरल केमिकल फॉर्मूला होता है जिसको हम म्यू बराबर क्यू इंटू डी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, फेजेंस रूल में हम पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर और फेजेंस रूल क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। डायपोल मोमेंट के बारे में मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर डायपोल मोमेंट के बारे में, ये डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि डायरेक्शन बताएगा। अब डायरेक्शन कहाँ से आएगी, तो उसके लिए पहले हम समझते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, अगर कोई भी बॉन्ड है, कोई भी केमिकल बॉन्ड है, हमने देखा है बॉन्ड दो तरीके से बनती है, या तो कोई आयनिक बॉन्ड बनेगी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करा के, या फिर कोई कोवलेंट बॉन्ड बनेगी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा के। ठीक है, लेकिन कोई भी बॉन्ड जो है वो 100% आयनिक कभी नहीं होगी। ठीक है, और ना ही वो 100% कोवलेंट होगी। किसी आयनिक बॉन्ड में कुछ पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा, किसी कोवलेंट बॉन्ड में कुछ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर भी देखने को मिलता है। यही हमें फेजेंस रूल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो हम फेजेंस रूल भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर पोलैरिटी का क्या कॉन्सेप्ट आता है, चलिए पहले हम बात करते हैं पोलैरिटी के बारे में। तो मैं दो एग्जांपल्स लेती हूँ। एक मैंने एग्जांपल ले लिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक मैंने ले लिया HF मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ सिर्फ देखकर मुझे बता दो कि कौन सा आयनिक है और कौन सा कोवलेंट है, या दोनों ही आयनिक है या दोनों ही कोवलेंट है, तो आप मुझे देखकर बता सकते हैं। इसका तरीका क्या है, देखो सबसे पहले ये पहचानो कि दिया हुआ मॉलिक्यूल जो है उसमें एटम्स कौन से हैं। कौन से हैं मतलब एटम्स सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं। ठीक, अगर एटम्स सिमिलर हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, नहीं होगा ना, दोनों सेम होंगे, दोनों सेम इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी होगी दोनों के पास। अगर डिफरेंट हैं तो डेफिनेटली उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा ही होगा। एक ज़्यादा पावरफुल होगा, एक कम पावरफुल होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। समझते हो? ठीक है, तो एटम्स अगर सिमिलर हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हुआ क्या? नहीं हुआ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, इसका मतलब उनमें कोई भी पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी। पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी, इसका मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, पोलैरिटी का मतलब होता है बॉन्ड, केमिकली बॉन्डेड जो एटम्स हैं उनके ऊपर चार्ज का जनरेट होना। तो अगर दोनों एटम सेम हैं तो उनके ऊपर कोई पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी। लेकिन अगर एटम्स डिफरेंट हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ही होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण उनमें क्या जनरेट होगी? पोलैरिटी जनरेट होगी। पोलैरिटी जनरेट होने का मतलब एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम, समझ में आया? तो पोलैरिटी जो है बॉन्ड की वो इस तरह से जनरेट होती है। हम कैसे देख सकते हैं? हम एटम्स को देखकर बता सकते हैं कि पोलैरिटी जनरेट होगी या नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम हाइड्रोजन और HF की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि ये मैं रख कर दूँ। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम, सिमिलर हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, तो ऑब्वियस है इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी इक्वल है, इसलिए इनका जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो सेंटर में होगा। दोनों के पास इक्वली शेयर्ड होंगे, है ना। तो यहाँ पर ना इसके पास ना इसके पास, दोनों के सेंटर में डेवलप्ड है, इसलिए हम ये कहेंगे इनके बीच, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बन रही है वो एक तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगी, ये फॉर श्योर, क्योंकि उन्होंने शेयरिंग करी इलेक्ट्रॉन की। कोवलेंट तो बनी, लेकिन कैसी है? नॉन पोलर है। कैसी है? नॉन पोलर है। नॉन पोलर यानी कि उनके ऊपर पोलैरिटी जनरेट नहीं हुई। क्लियर? दूसरी बात, हम लेते हैं HF को। हमें पता है HF में हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है।
तो फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वेल मैं आपको बताऊँ, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन ही है। तो फ्लोरीन के पास इतनी ताकत है कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ होल्ड कर लेगा, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। तो यहाँ पर एक पोलैरिटी जनरेट होगी, जिसने अपनी तरफ लिया है वो पार्शियल नेगेटिव जनरेट करेगा, और जिसके ऊपर जो जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जा रहा है वो पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि HF जो हैं ये भी कोवलेंट। कैसे हैं? ये भी कोवलेंट, लेकिन इनके पास पोलैरिटी जनरेट हो गई, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, या इनकी जो बॉन्ड होगी वो क्या होगी? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आया? ठीक है। तो दो कंसेप्ट, पोलैरिटी से दो कंसेप्ट निकल के आए, एक था नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड या पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। ठीक, अब यहाँ से पोलैरिटी जनरेट हुई, तो अब इससे क्या फ़ायदा? देखो, पोलैरिटी जनरेट होने से फ़ायदा ये होगा कि अब हमें पता चल गया कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो यहीं से हमें एक नया कंसेप्ट डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। ठीक है। तो पोलैरिटी, मॉलिक्यूल के ऊपर पोलैरिटी जनरेट होने से, बॉन्ड का पोलार होने से फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर डायपोल मोमेंट जनरेट होता है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, क्योंकि हमने कहा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होगी, यानी कि एरो से एक एरो दिखाएंगे हम, जिसका हेड जो होगा वो किसकी तरफ होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, और टेल जो होगी वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम की तरफ होगी। साथ में हम एक ऐसा क्रॉस दिखाएंगे। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि वो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट कहाँ पर, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट बता रहा है। क्लियर है? फाइन। तो ये है ये अगर कहीं ऐसा लिखा मिल जाए आपको, HF लिखा हो और HF के ऊपर ऐसा एरो दिखा रहा हो, तो आप समझ जाना कि वो क्या बता रहा है कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किसकी तरफ है? फ्लोरीन की तरफ है, यानी कि इसमें फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आ गया? ठीक है। ठीक, ऐसे ही अगर HCl लिखा हो तो क्या बताएंगे आप? HCl में भी एरो जो है वो इस तरफ आएगा, यानी कि क्लोरीन जो है वो पार्शियल नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन जो होगा वो पार्शियल पॉजिटिव कैरी करेगा। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते। ये था पोलर कोवलेंट और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, है ना। अब ये तो सिंपल से एटम्स जुड़ के कंबाइन हो रहे थे। अब अगर आप में से कोई किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आए कि मैडम वाटर का क्या हुआ, है ना, मैम अमोनिया के बारे में क्या कहेंगे? अमोनिया में हम कैसे बताएंगे पोलैरिटी, कैसे हम जनरेट करेंगे कि डायपोल है? तो यहाँ पर देखो, ये कहलाते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक का मतलब कि उनके पास दो से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है ना, इसलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं? पॉली एटॉमिक बोल रहे हैं। अब जहाँ पर दो से एटम ज़्यादा प्रेजेंट हैं, तब वहाँ पर हम यहाँ पर डायपोल निकालने के लिए दो कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक तो हम उनकी जो बॉन्ड्स हैं उनका डायपोल देखेंगे, डायपोल का सिंबल ही है, तो बॉन्ड्स का डायपोल देखेंगे। दूसरा उनका स्पेशल अरेंजमेंट देखेंगे। स्पेशल नहीं, स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट यानी कि उनका 3 डायमेंशन अरेंजमेंट क्या है, स्पेस में वो किस तरह से अरेंज्ड है एटम्स एक दूसरे के साथ। इन दो चीज़ों पर उसका डायपोल डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं दोनों के बारे में, वाटर और अमोनिया के बारे में पढ़ें। चलिए वाटर के बारे में पढ़ते हैं। वाटर, ऑक्सीजन, ये बेंड शेप होता है, इसका शेप कैसा है? ये बेंड शेप होता है। बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का होता है। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल है ना। अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। डायरेक्शन कहाँ होगी डायपोल की? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब बताया मैंने, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर, ऐसी इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? यहाँ पर होगी। ये दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए इनका रिजल्टेंट, जो दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में, इसलिए इनका रिजल्टेंट भी कहाँ होगा? इनके अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा? नेट रिजल्टेंट जो दोनों वेक्टर का होगा वो ये होगा, ये होगा। ये रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा, या हम कहें नेट डायपोल मोमेंट। समझ में आया? ये हुआ वाटर के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अगर हमें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का हमें क्या निकालना है? डायपोल निकालना है, तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो जो उनकी बॉन्ड्स हैं उनका डायपोल कहाँ है, दूसरी बात उनका जो स्पेस में अरेंजमेंट है, जो किस तरह से उनका शेप है, वो मैटर करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अमोनिया के बारे में। अमोनिया NH3 है ना, ये एक लोन पेयर। यहाँ पर अमोनिया के देखें, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये दो हाइड्रोजन्स, इसका डायरेक्शन इस तरफ,
इसका डायरेक्शन भी इस तरफ। रीज़न क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, इन दोनों का ये दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी कहाँ होगा, होगा अपवर्ड, होगा या नहीं होगा, होगा ना, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया। ये वाला देखो, इस वाली बॉन्ड का डायपोल ऐसा होगा, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ होगा, तो यहाँ पर ये निकल गया पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का नेट। तो यहाँ पर नेट डायपोल क्या है, ये जो रिजल्टेंट डायपोल है और ये वाली बॉन्ड का जो डायपोल है, ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में ना, सेम डायरेक्शन है, इन दोनों की क्या है, सेम डायरेक्शन है, इसलिए इनका जो नेट डायपोल होता है वो ज़ीरो नहीं होगा, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, इनकी कुछ वैल्यू होगी। ऐसे यहाँ पर भी ज़ीरो नहीं होगा, कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो फिर ज़ीरो किस केस में बोल रही हूँ मैं, है ना, तो ज़ीरो के लिए हम कौन सा केस ले सकते हैं, लेट्स से हमने ले लिया बेरिलियम हाइड्रोजन, बेरिलियम हाइड्राइड ले लिया। ठीक है, देखिए बेरिलियम दो हाइड्रोजन से मिलके ये लीनियर ज्योमेट्री बनाता है, बना लिया। अब यहाँ पर देखो डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन यहाँ पर बेरिलियम से हाइड्रोजन की तरफ, यहाँ पर भी इस बॉन्ड की बेरिलियम से हाइड्रोजन की तरफ। ठीक है, बॉन्ड की दिखा रहे हैं ये। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के कैसे हैं, ये दोनों वेक्टर्स जो दिख रहे हैं वो एक दूसरे के कैसे दिख रहे हैं, हमको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते दिख रहे हैं। तो वेक्टर्स जब अपोजिट होते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इसका जो नेट डायपोल होता है वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। बेरिलियम हाइड्राइड में जो नेट डायपोल मोमेंट है वो क्या है, ज़ीरो है। समझ में आया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी दिए हुए मॉलिक्यूल का हम डायपोल बता सकते हैं। डायपोल मोमेंट निकालना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो यहाँ से हमने देख लिया कि डायपोल मोमेंट उसकी पोलैरिटी कैसे जनरेट होगी, और पोलैरिटी जनरेट होने से हम डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। हो गया, ठीक है। अब यहाँ से डायपोल मोमेंट निकालना सीख लिया, तो अब यहाँ से फजांस का क्या करना था भाई। फजांस रूल यहाँ पर जैसे ही हमने देखा कि पोलैरिटी जनरेट हुई, यानी कि बॉन्ड जो है वो पोलराइज हो गई हैं, एटम्स के ऊपर क्या आ चुका है, चार्जेस जनरेट हो गए हैं पार्शियली। अब होगा क्या, होगा ये कि मान लीजिए ये एक कैटाइन है छोटा, और यहाँ पर ये किसी एक एनाइन को अप्रोच कर रहा है जिसका साइज़ बड़ा है। कैटाइन है और उसको अपने एक एनाइन को अप्रोच कर रहा है जिसका साइज़ बड़ा है, तो कैटाइन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन उसका साइज़ छोटा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो अपने पास ही खींच के रखेगा, होल्ड करके रखेगा। लेकिन जैसे ही ये कैटाइन इस एनाइन के पास अप्रोच करेगा, इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा कहाँ है भाई, दूर है ना, क्लाउड जो है वो उसका दूर है, क्योंकि साइज़ बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन भी जो है वो बाहर की तरफ होंगे आउटरमोस्ट वैलेंस शेल जो होगा वो बाहर होगा। तो यहाँ पर जैसे ही ये कैटाइन इस एनाइन की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। पुल करने के कारण यहाँ पर क्या जनरेट होगी, एक अनसिमेट्रिकल या क्या जनरेट होगी, एक एसिमेट्री जनरेट हो जाएगी, एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेट हो जाएगा। और इसी एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, एक पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैटाइन के पास वो पावर थी जिसने क्या किया, एनाइन को पोलराइज कर दिया। तो कैटाइन के पास क्या थी, पोलराइजिंग पावर टू पोलराइज एनाइन। ठीक है, तो पोलराइजेबिलिटी किसकी, एनाइन की, एबिलिटी टू गेट पोलराइजेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एबिलिटी ऑफ एनाइन टू गेट पोलराइज। ठीक है, पोलराइजिंग पावर दैट टेंडेंसी, या फिर हम कह सकते हैं एबिलिटी टू पोलराइज या पावर टू पोलराइज द एनाइन। किसकी पावर, कैटाइन की। ठीक है, तो पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ में आने चाहिए। वर्ड सुनने में लगभग सेम लगते हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग है। पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है, जो पोलराइज हो रहा है। पोलराइजिंग पावर किसकी होती है, पावर मतलब शक्तिशाली होता है ना, तो जो दूसरे को पोलराइज कर सके उसके पास पोलराइजिंग पावर होगी। तो कैटाइन के पास पोलराइजिंग पावर होती है जो कि एनाइन को क्या कर सके, वो पोलराइज कर सके। समझ में आया। अगर मान लीजिए उल्टा हो जाए, कैटाइन का साइज़ बड़ा हो जाए और एनाइन का साइज़ छोटा हो जाए, अब क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास ही होल्ड करके रखेंगे, है ना, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ होगा। ठीक है, थोड़ा सा दूर।
तो अब क्या होगा, अभी भी अनसिमेट्रिकल कंडीशन जनरेट होगी। अब की बार क्या होगा, अब की बार फिर से ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और एक क्या जनरेट करवा देगा, फिर से एक अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल कंडीशन जनरेट करवा देगा। ठीक है ना। तो कैटाइन के पास, दोनों ही केस में कैटाइन के पास क्या है, पोलराइजिंग पावर है किसको, एनाइन को पोलराइज करने की। ठीक है। और यही फैक्टर्स हैं जो फजान्स रूल को क्लियर करते हैं। ठीक है। तो अब हम फजान्स रूल देख रहे हैं। फजान्स रूल क्या बोल रहा है हमसे। ठीक, तो भाई फजान्स रूल क्या क्या, पहले तो रूल लिख लेते हैं। रूल क्या कहता है फजान्स रूल, 3 रूल्स हैं इसके दिए हुए पोस्टुलेट। पहला, साइज ऑफ कैटाइन स्मॉल, साइज ऑफ एनाइन लार्ज, तो कैरेक्टर कौन सा होगा बॉन्ड के पास, कोवलेंट। ये मॉलिक्यूल कौन सा, कोवलेंट, है ना। अच्छा, फजान्स रूल के बारे में रूल, चल पहले रूल लिख लेते हैं, है ना। दूसरा, कैटाइन के साइज अब की बार क्या कर दें, साइज ऑफ कैटाइन लार्ज, कैटाइन का साइज़ बड़ा हो गया यानी कि उसके पास चार्ज क्या हो गया, चार्ज स्मॉल, जबकि यहाँ पर क्या था, साइज़ छोटा था यानी कि चार्ज क्या था, मोर, ज़्यादा चार्ज था उसके पास। ठीक है। तो कैटाइन के जब साइज़ कैटाइन का लार्ज हो जाए और एंड चार्ज स्मॉल हो जाए और एनाइन जो है उसका साइज़ क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए, तब जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, आयनिक। ठीक है। जो बॉन्ड होगी वो कौन सी होगी, आयनिक मॉलिक्यूल हो गई, आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर होगा। अब मान लीजिए तीसरी कंडीशन आती है कि साइज़ जो है कैटाइन का सेम है, उसका एनाइन का भी दोनों पॉइंट सेम है। तो फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट पर आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल क्या कहता है इसका, ये रूल ये कहता है कि जिसके पास n-1 DNS0 कॉन्फ़िगरेशन होगा उनके पास पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, मोर पोलराइजिंग पावर। ठीक है। किसके कंपेयर में, जिनके पास NH2NP6 का कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है। तो ये रूल है फजान्स के। पहला रूल क्या कहता है, कैटाइन का साइज़ जो होता है अगर वो स्मॉल है और एनाइन का साइज़ लार्ज है तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अगर साइज़ जो है वो कैटाइन का जो है लार्ज हो जाए और उसके पास चार्ज जो है वो स्मॉल हो जाए तो हम कह सकते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 DNS0 का होगा एज़ कम्पेयर टू NH2NP6, वो ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उनके पास। ठीक है। रूल पढ़ने में तो ठीक है याद कर लेंगे, हम समझ लेंगे, लेकिन रूल को अप्लाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे रूल लिखने के लिए आपसे कोई नहीं पूछेगा, इसका एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम एप्लीकेशन ही समझने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो एप्लीकेशन ही समझेंगे हम। एग्जाम्पल लेके समझेंगे हम एप्लीकेशन। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम क्लोराइड। ठीक है। इन सब में मैं बोलूँ कैटाइन कौन सा और एनाइन कौन सा, साफ साफ दिख रहा है। ये जो एल्कली मेटल्स हैं वो क्या है, कैटाइन है। सबके ऊपर हमें पता है एल्कली मेटल्स का जो पॉजिटिव, जो उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एक होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। इसी कारण से उनके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। ठीक है। तो इन सब में कैटाइन्स जो हैं वो मैं अलग कर लेती हूँ। कैटाइन को लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबेडियम एंड देन सीजियम। सबके ऊपर चार्ज सेम है, चार्ज सबके ऊपर सेम है। सबके पास एनाइन भी सेम है। कौन सा एनाइन है, क्लोराइड आयन। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में क्या समझ में आ रहा है, कैटाइन का चार्ज क्या है, सेम, सबके पास चार्ज सेम है। साइज़, कैटाइन का साइज़ नीचे की तरफ क्या होता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है ना। तो ये छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, तो साइज़ क्या है, इंक्रीजिंग डाउनवर्ड। किसका साइज़, कैटाइन का। दूसरा बात क्या है, एनाइन। एनाइन कैसा है, सेम है, मतलब क्लोराइड है और उसके पास चार्ज भी सेम ही रहेगा। ठीक। तो फजान्स रूल क्या कहता है,
कि कैटायन का साइज़ जो है, अगर कैटायन का साइज़ छोटा होगा, कैटायन का साइज़ छोटा होगा, उसके ऊपर चार्ज जो है वो, कैटायन का साइज़ छोटा होगा एनायन के कंपेयर में, तो हम क्या कहेंगे, लिथियम क्लोराइड में ये कैटायन का साइज़ छोटा है एनायन के कंपेयर में, तो इसका मतलब ये ज़्यादा कोवलेंट होगा। यही लिखवाया ना पहला रूल मैंने, साइज़ ऑफ कैटायन स्मॉल, ठीक है, तो कैटायन का साइज़ स्मॉल है यानी कि उसके ऊपर चार्ज जो है वो ज़्यादा है, तो इसका कारण क्योंकि उसके पास कोवलेंट बॉन्ड है। तो लिथियम क्लोराइड विल बी मोर कोवलेंट देन सोडियम क्लोराइड, देन पोटेशियम क्लोराइड, देन रुबिडियम क्लोराइड एंड देन सीजियम क्लोराइड। समझ में आया? ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या देखना था, फेजांस रूल हमें कैसे अप्लाई करना था, हमें सिर्फ ये देखना था एनाइन सब में सेम है। अब कैटायन की बात करते हैं, कैटायन का साइज़ जहाँ पे छोटा है हमने कह दिया कि चार्ज सेम था सब पे, साइज़ के कॉन्सेप्ट देखा, साइज़ जिसके पास छोटा था उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, आया समझ में? क्लियर? चलो इसी का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, थोड़ा सा ऑपोजिट। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं थोड़ा सा ऑपोजिट। क्या ले लेते हैं, अब की बार लिथियम के हैलाइड्स ले लेते हैं, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, है ना। अब की बार क्या किया हमने, अब की बार हमने क्या किया, अब की बार हमने कैटाइन सब पे सेम कर दिया, सब पे कैटाइन सेम है, मतलब लिथियम है, सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज 1 है। अब यहाँ डिफरेंस कहाँ आ रहा है, हैलाइड के ऊपर, एनाइन के ऊपर, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडाइड है। ठीक, हमें पता है इसका साइज़ छोटा, देन बड़ा, देन और बड़ा, और नीचे आते आते और बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो रूल क्या कहता है फिजांस का, कैटाइन का साइज़ स्मॉल, एनाइन का साइज़ लार्ज, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल या कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यानी कि इनमें अगर इनको, यानी कि कैटाइन का साइज़ तो छोटा है, एनाइन का साइज़ बड़ा है, तो ये ज़्यादा कोवलेंट होगा। तो इनका अगर हमें कोवलेंट कैरेक्टर जमाना हो तो हम क्या जमाएंगे, लिथियम फ्लोराइड, देन लिथियम क्लोराइड, देन लिथियम ब्रोमाइड और देन लिथियम आयोडाइड। ये क्या बता रहे हैं हमको, कोवलेंट बॉन्ड बता रहे हैं कि किस में कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा देखने को मिलेगी, लिथियम आयोडाइड में कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर है? ठीक है, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, मैंने बताया ना आपको, जितनी आसानी से ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ होल्ड कर ले, जितनी आसानी से, भाई इसका साइज़ जितना बड़ा होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स उससे उतने ही दूर होंगे, जितने ज़्यादा दूर होंगे जो कैटायन है वो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतनी तेज़ी से अट्रैक्ट भी तो कर सकता है ना, समझ रहे हो। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका साइज़ बढ़ने से क्या हुआ, ये इसके और नज़दीक आ गए इलेक्ट्रॉन्स, तो इसने और तेज़ी से इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करने के कारण ही तो पोलैरिटी जनरेट हो रही है, पोलराइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर कैटायन जो है वो आयोडाइड आयन को ज़्यादा आसानी से पोलराइज